ताजमहल एक ऐसी धरोहर जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा न केवल शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का प्रतीक है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का भी अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन क्या ताजमहल का इतिहास वास्तव में वही है जो हमें बताया गया है? आगरा के यमुना किनारे खड़े इस अद्भुत स्मारक के पीछे की कहानी ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 तक ये खूबसूरत मकबरा बनकर तैयार हुआ। लेकिन हाल के वर्षों में ताजमहल के इतिहास और उसकी पहचान को लेकर कई विवाद खड़े हुए हैं। कुछ दावों के अनुसार यह मकबरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे तेजमहल कहा जाता था। और अब ताजमहल की इस ऐतिहासिक बहस को एक नई दिशा देने आ रही है एक फिल्म, द ताज स्टोरी। इस फिल्म के निर्माता हैं दरभंगा के सी.ए. सुरेश झा, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार के प्रवक्ता भी हैं। सुरेश झा ने मंगलवार को दरभंगा में प्रेस वार्ता कर अपनी आने वाली इस फिल्म की घोषणा की और बताया कि यह फिल्म ताजमहल के इतिहास पर एक नई रोशनी डालेगी। फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता परेश रावल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और मिथिला क्षेत्र के कई कलाकार भी इसमें अपनी अदाकारी का जलवा दिखाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये फिल्म ताजमहल की सदियों पुरानी कहानी को चुनौती देगी? क्या इसमें मुगल काल के आक्रमण, कथित धर्मांतरण और इतिहास के अन्य पहलुओं पर नए दावे किए जाएंगे? सुरेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया कि यह फिल्म इतिहास में पढ़ाई जाने वाली प्रेम कहानी से अलग एक नई कहानी पेश करेगी। क्या ताजमहल वास्तव में शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का प्रतीक है, या इसके पीछे छुपी है कोई अनकही कहानी? और क्या इस फिल्म से ताजमहल से जुड़े विवाद और बढ़ेंगे? एक बात तो तय है, ताजमहल केवल एक इमारत नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और धरोहर का हिस्सा है। यूनेस्को और भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसके संरक्षण और प्रामाणिकता पर जोर दिया है। लेकिन इतिहास की नई व्याख्या दर्शकों को क्या सोचने पर मजबूर करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए ताजमहल की इस अनोखी कहानी के बारे में। क्या ये केवल इतिहास की पुनर्व्याख्या है या कुछ और? अगर आपको यह विषय रोचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्योंकि ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि सवालों और कहानियों का केंद्र है। सुनिए द ताज स्टोरी फिल्म के निर्माता सी.ए. सुरेश झा को। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल के यहाँ तक आए। मैं सी.ए. सुरेश झा मिथिला से हूँ, दरभंगा से हूँ, घनश्यामपुर ब्लॉक और लगमा गांव में मैंने अपनी आंखें खोली है, थैंक्स मेरे माता पिता को इस धरती पर लाने के लिए। और जहाँ तक आपका प्रश्न है वो तो स्क्रीन पे आएगा, हिंट जरूर होगा। आपके प्रश्न को हम ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आएगा स्क्रीन पे, सब आदमी मिल के देखेंगे और उसका जो समाधान हम ढूंढना चाहते हैं, हम तो उसके प्रतीक्षित हैं। ये फिल्म तो आएगी, सब आदमी देखेंगे, लेकिन समाधान के प्रतीक्षित हम हैं। ये स्टोरी क्या है सर? किस चीज़ को लेकर के आपने इसको बनाया? थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से व्यूअर जाएंगे सिनेमा हॉल में। हम में जो थोड़ा बंटवारा हुआ था, हमारे मजबूर भाईजान सब बहुत हैं, उनको मुगलों ने जिस बेस पे हमसे अलग किया था, जो कन्वर्जन हुआ था शुरुआत में, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मुगल हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाए थे, हमारे भाई लोग नहीं। जो आज हमारे भाई को बांटने में लगे हुए हैं वो लोग नहीं थे, वो तो हम ही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अट्रैक्ट करेगी। ये सब डायरेक्ट नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपको अपनी भावना और उनके अंदर जो भावना है उन भावना को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुगल आके नुकसान पहुंचाए थे। उस नुकसान में से एक ये भी था जिस इतिहास को आज तक हम गलत पढ़ रहे हैं और सबको पढ़ाया जा रहा है। परेश रावल जी का खुद का कहना है कि उनके जीवन का बेहतरीन पिक्चर है, उनके जीवन में एक माइलस्टोन साबित होगा ये। और अपने जीवन में वो कभी भी किसी फिल्म के 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं रुके हैं सेट पे। ये पहली पिक्चर है
जिसमें वो 45 दिन सेट पे रुके कंटिन्यू, और उन्होंने बार बार एक चीज को दोहराया है कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया उत्तम फिल्म है। हमने उनके ही प्रोडक्शन के एक फिल्म का कंपैरिजन उनसे किया तो बोले वो तो 10% भी नहीं है, जो हल्का फुल्का इससे मिलता जुलता है। हल्का फुल्का मतलब कि कुछ न कुछ कहीं पर इसमें जो बहुत सारी चीज़ है वो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सा कोर्ट को दिखाया गया है, इसलिए। और उन्होंने बोला वो तो 10% भी नहीं है। ये फिल्म ही एक ऐसी फिल्म है जो ऐतिहासिक, और हमारे अंदर जो चेंजेज इतने सारे हो गए और बिना बेस के चेंजेज हो गए, एक प्लानिंग के तहत चेंजेज हो गया, हमें बांट दिया गया, उन सब चीज़ों को इसमें कहीं न कहीं अट्रैक्ट हो रहा है। डायरेक्ट स्टोरी नहीं है, अट्रैक्ट हो रहा है। फिल्म उत्तराखंड में ज़्यादातर हुआ है, यूपी में, मुंबई में, मिथिला के कुछ पार्ट में, और इसमें जो कलाकार हैं उस बहुतायत में, मेजोरिटी में मिथिला से। अखिलेंद्र मिश्र हैं मिथिला के, अंजनी जी हैं मिथिला के, और कई कलाकार हैं। साथ में परेश रावल जी के टीम में कई जगह पे कई बड़े बड़े कलाकार काम करते हैं, जो उनके जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा शूट करता है, उसमें से काफ़ी है। अब आपको बहुत सारे चेहरे दिख रहे होंगे। साथ ही महाराष्ट्र की जो सुपरहिट अभिनेत्री है वो लोग भी काम की है, स्नेहा बाग काम की है, अमृता खानविलकर काम की है, एंड शिशिर शर्मा एक बहुत पुराने हैं, आप लोग फेस से जानते होंगे लेकिन नाम से कोई नहीं जानता उन लोगों को, लेकिन वो बहुत फेमस है, वो भी है इसमें। परेश रावल जी की क्या भूमिका है, लीड रोल में है क्या वो? हाँ, परेश रावल जी इसमें लीड रोल में है। वो स्क्रीन पे देखे और मैंने बहुत सारी बातें किया, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल लीजिए, वही है। बस इतना ही समझिए कि ऐतिहासिक जो बातें हैं जो हम आज तक गलत समझ रहे हैं, गलत हमको पढ़ाया जा रहा था, इवन एनसीईआरटी की बुक भी है गलत छापी हुई है, वो सब जो गलतियां हम पढ़ रहे हैं, कहने के लिए होता है कि हम बचपन में हमें दादाजी बोला करते थे कि इतिहास को पढ़ो और भविष्य को उसके बारे में सोचो। इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है तो भविष्य क्या सोचा जाएगा, गलत ही सोचा जाएगा। तो क्या हम गलत भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? आज तक किसी ने इस गलती को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं किया? बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो हमारी ही गलतियां हैं, जिसको हम लोगों में से किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं किया, बल्कि परत दर परत उसको ढकते रहे हमेशा। कहाँ रिलीज होगी, कब रिलीज होगी? ऑल ओवर इंडिया, मे बी आउट ऑफ द इंडिया, एंड बहुत सारा प्रीमियर पटना, दरभंगा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप लोगों का स्नेह प्यार कैसा उभरता है उस टाइम में, और मुंबई, दिल्ली। कब होगा एंड परहैप्स कब होगा? भाषा ऑल ओवर वर्ल्ड की होगी, बिकॉज अपने लोगों से ज़्यादा उत्सुक लंदन वाले दिखे हैं, अमेरिका वाले दिखे हैं, कुछ लोगों से ऐसा आया है कि इंक्वायरी ऐसा है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए विदेशों में। अपने यहाँ जो बड़े हाउस है उनका तो है ही, लेकिन विदेशों से रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि इसकी तो जो भाषा है, जहाँ की भी लॉ आएगी इंक्वायरी, वहाँ सभी भाषा में हम इसको डबिंग करेंगे और सबको देंगे, क्योंकि हमारी जो मकसद है वो सब जाने, जो आज तक किसी और रूप में देख रहा है वो उसका रूप क्या है। इसका ट्रेलर कब आएगा? अगले साल। अगले साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तो इस साल में एक ही महीना बाकी है, 2025 में। 1947 से पहले की स्टोरी है या उसके बाद? उससे बहुत पहले की स्टोरी है। 900 साल में किनके ये ज्यादा फिल्म प्रभावित करेगा, बच्चे या फिर एडल्ट पीढ़ी या उससे ज्यादा? खास करके हिस्टोरियन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, और जो युवक लोग हैं वो बहुत प्रसन्नचित होंगे, क्योंकि आगे भविष्य में इनको एक सच्चाई से जानकारी मिलेगी और
काफी सच्चाई को जानने की उत्सुक हो जाएंगे। क्या मुगल के बारे में जो हम लोगों ने आज तक कहानियां पढ़ी हैं उससे कुछ हटके होगा? गलत था वो स्टोरी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आप जो स्टोरी बताएंगे वो सही होगी, या आज तक जो लोग बहुत सारी साक्ष्य है, बहुत सारी चीजें इस फिल्म में आपको दिखेगी। ये फिल्म में जितनी बार गया हूं ताजमहल को देखता हूं, उस भव्य मकान को देखता हूं, भव्य महल को देखता हूं, और वहां पे जो फीलिंग होता है उन चीजों को लगा कि नहीं, इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और सच्चाई जो है वही सच्चाई सभी युवक और हमारे सभी भाईजान, जितने भी भाई हैं, सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज सब मुगलों ने हम लोगों में दरार डाल दिया था और हम लोगों को नुकसान पहुंचाया था। क्या फीलिंग होती थी आपको जब आप जाते थे ताजमहल? तो थोड़ा शेयर करें। इतना बड़ा वो महल है, रात को अंधेरा कर दिया जाता है। इतना बड़ा महल है और उसके अंदर आप जाएंगे तो जैसे लगेगा कि हम किसी शमशान घाट में आ गए हैं। इतना विशाल और इतना सुंदर वो जगह है, लेकिन इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो वो तो कहा जाता है मकबरा ही है। अब ये फिल्म का इंतजार कीजिए, फिल्म में देखिए, बहुत कुछ कही जाती है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बातें नहीं है। फिल्म की क्या बजट है सर इसमें? अभी कंक्लूजन करना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पार्ट का जो एक्सपेंसेज होता है वो बाकी है। कितने वर्षों में ये तैयार होगी? देखिए, थिंकिंग चल रही थी 2 साल से, और शूटिंग जो हुआ है वो 60 डेज में एक ही साथ एक बार में हो गई शूटिंग। कितने घंटे की फिल्म? सॉरी, फिल्म कितने घंटे की होगी? 2.5 से 3 घंटा। अभी तो ये लोग 4.5 घंटा बोल रहा है बार बार, लेकिन 2.5 से 3 घंटे में वो सिमटेगी। फिल्म कंप्लीट होने में क्या अभी समय बाकी है क्या? अभी कुछ पोर्शन एडिटिंग का, जैसे कि मैं अभी बोला कि लंबा ड्यूरेशन हो गया है, क्योंकि इसको इतनी कम समय में समेटना बहुत कठिन काम है, तो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको एडिटिंग करके जो आपकी स्टैंडर्ड फिल्म की लेंथ होता है उसमें लाया जा रहा है। कितना गाना है इस फिल्म में? गाना तो कई है, लेकिन अभी उसके बारे में मैं आपको नहीं कुछ कह पाऊंगा, बिकॉज मैं स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट हूँ। गाना कुछ इमोशनल गाना है और कुछ इससे रिलेटेड भावुक लोगों का गाना है। सर, ये बोर्ड अभी सेंसर बोर्ड पे दिखाई जा चुकी है या अभी पूरी कंप्लीट होके दिखेगी? हाँ, कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे। किसी भगवान को बीच में दर्शाया गया है क्या? नहीं। सर, आपका परिचय परेश रावल जी से कैसे हुआ? कैसे वो आपकी ये स्टोरी को बनाने के लिए, उसमें लीड रोल में आने के लिए तैयार हो गए? क्या प्रभावित किया? परेश रावल जी एक एक्टर हैं, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई और मुझे राइट पर्सनैलिटी जो दिखा वो वही दिखे। मैं उनसे जाके मिला, कई राउंड की कहानी की बातचीत चली, उसके बाद उन्होंने अपनी हामी भरी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए फिल्म लाइन में आने का क्या कैसे आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं अपनी रोजी रोटी के लिए, मेरी रोजी रोटी उसी से है, बट मेरे अंदर की जो भावना है वो भावना मुझे ये सब करने के लिए आगे लाती है। और मैं उसी सब में से, जैसे कि पहले भी मैंने फिल्म बनाया था तो मैं मिथिला की मेन समस्या जो बाढ़ है उस पर बनाया था, और मिथिला की मेन समस्या बाढ़ एंड करप्शन मिक्स्ड है उस पर था। और ये जो है वो मेरी भावना है, ये भावना मुझे यहाँ तक खींच के लाता है और मैं इन चीज़ों को सामने लाता हूँ। इनका नाम क्या था? ये स्टोरी जो है आपने लिखी या किसी ने लिख के दी या कुछ लगा कि आप? मेन थीम मेरा है, रिसर्च वर्क को बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है। अभी मैं उनका नाम इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आप फिर से पार्टी भी जोड़ देंगे, इनका पार्टी से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन बहुत बड़े एनालिस्ट हैं जो इसकी रिसर्च का हेडिंग किए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें